हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाएं, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूं। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती है, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है, और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो, और वापस आते हो। तो ये हो गई कुछ बातें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पर कितने सारे केसेस डाले गए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में।
ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। आप अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगे तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले लो। अब अगर बात करें धाराओं की तो 302 मर्डर, मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125 जो कि दूसरा केस है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। सच्चाई यह है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई। ये केस हम पर, मृत्यु 2019 अगस्त में हुई है, केस हम पर 2022 में लगा है। मई 2021 तक मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, तकरीबन 2.25 साल पिता की मृत्यु के बाद भी। और यहाँ से जाने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने ये केस डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या था। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377, जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें। ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के द्वार को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊं। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए।